नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। 42,50,000 की धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को रीवा पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। उप पुलिस महानिरीक्षक की उपस्थिति में 2 दिवसीय सेमिनार का किया गया आयोजन। 2 बच्चियों की नहर में डूबने से हुई मौत और निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों की 2 दिवसीय काम बंद हड़ताल शुरू। खबरें विस्तार से। मेडिकल पीजी परीक्षा में एडमिशन दिलाने के नाम पर 42,50,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने किया खुलासा। रीवा के चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत मैदानी निवासी डॉक्टर राघवेंद्र तिवारी ने चुरहटा थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनके साथ पीजी परीक्षा में एडमिशन दिलाने के नाम पर दिल्ली की कंसल्टेंसी कंपनी ने ऑनर ललित गुप्ता द्वारा 42,50,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई है, जिस पर चुरहटा थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा द्वारा मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को देने के बाद कंसल्टेंसी कंपनी के संचालक व सहायक के खिलाफ मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया, जिसमें सामने आया है कि फरियादी द्वारा लगाए आरोप सत्य हैं। आरोपियों द्वारा उत्तरी दिल्ली के बाली नगर में बाकायदा कंसल्टेंसी कंपनी खोली गई है और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से एडमिशन के कागजात देकर मोटी रकम वसूल की जा रही है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस से संपर्क कर रीवा पुलिस ने दिल्ली में संचालित रॉयल इमिग्रेशन एंड स्टूडेंट कंसल्टेंसी ऑफिस में दबिश हुए ललित गुप्ता और विशाल कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपियों के कार्यालय में छापेमारी के दौरान कई राज्यों के स्टूडेंट्स की मार्कशीट व दस्तावेज मिले हैं। गिरोह द्वारा लंबे अरसे से धोखाधड़ी की जा रही है। सारे साक्ष्यों के साथ चुरहटा पुलिस दोनों आरोपियों को रीवा लाकर पूछताछ कर रही है। अभी तक इनके द्वारा 10 से 15 राज्यों में भोले भाले डॉक्टरों से करोड़ों रुपए की ठगी किए जाने की बात सामने आई है। ये खुलासा एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान किया है। थाना प्रभारी चुरहटा को अवश्य निर्देश दिए गए और फरियादी को थाना चुरहटा भेजा गया, जहां पर थाना प्रभारी चुरहटा द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके मामले को विवेचना में लिया गया। फरियादी के द्वारा बताया अनुसार एक टीम दिल्ली भेजी गई। दिल्ली भेजने पर जो कंपनी थी वहाँ उस कंपनी के पते पर दिल्ली पुलिस के सहयोग से छापामारी की गई, जिससे एक आरोपी जिसका नाम ललित कुमार है उसको अभिरक्षा में लिया गया। साथ ही उसके ऑफिस में कुछ फर्जी दस्तावेज भी मिले। डॉक्टर ललित जो था वो कंपनी चलाता था अपने एक मालिक के साथ मिलकर, जिसका नाम विशाल था। ये दोनों लोगों का संपर्क बताना फरियादी के बताया अनुसार 2020 जनवरी 2020 के आसपास हुआ। उसके बाद से फिर फरियादी लगातार इनके संपर्क में रहा और उनके द्वारा जो फरियादी को बताया गया, फरियादी को जो रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किए गए, जो कागजात दिखाए गए, जिससे फरियादी को भरोसा हो गया कि ये कंपनी सही है। उसके बाद फरियादी के द्वारा कुछ रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा स्टार्टिंग में 20,000 रुपये, उसके बाद धीरे धीरे करके कई किस्तों में RTGS के माध्यम से और नगद के माध्यम से करीब एक पूरी अवधि तक, बीच में लॉकडाउन हो जाने के कारण से एग्जाम की डेट बढ़ गई है ऐसा बताया गया। और निश्चित रूप से फरियादी को भी ये भरोसा हो गया कि कोरोना का समय चल रहा था, मार्च 20 से लेकर 21 तक, उस पीरियड में हो सकता है कि ऐसा संभव हुआ। उसी कारण से फरियादी इंतजार करता रहा। वापस से 21 करीब फरवरी 21 के आसपास से फरियादी को फिर आरोपियों के द्वारा अप्रोच किया गया। उसको दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में एक कॉलेज में ले जाकर उसको रजिस्ट्रेशन के नाम पर से और एक अलॉटमेंट लेटर दिया गया कि आपको ये सीट अलॉट हो जाती है, की गई है। इसी के साथ ही उसका कुछ समय पहले एग्जाम भी लिया गया था, जो काठमांडू नेपाल में जाके फरियादी के द्वारा दिया गया। इसके बाद ये बताया गया आरोपियों के द्वारा फरियादी से कि आपको हम दिल्ली के ही मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट कर देंगे और आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, जिससे फरियादी के द्वारा और कई किस्तों में बैंक के माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से और नकदी के माध्यम से टोटल 42,50,000 रुपये आरोपियों को दिया गया। उसके बाद जब फरियादी ने 3 मार्च के आसपास उस कॉलेज से पता किया तो फरियादी को जानकारी लगी कि ये कंपनी लगता फर्जी है। कॉलेज के द्वारा फरियादी को बताया गया कि आपको जो अलॉटमेंट लेटर दिया गया है वो अलॉटमेंट लेटर फर्जी है, न इसमें डीन के साइन और ना ही आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ। उसके बाद 3 मार्च को जब फरियादी को जानकारी लगी तो उसने प्रयास किया और उसके बाद उसने फिर पुलिस का सहयोग लिया। पुलिस के द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता, इस विषय पर रीवा कंट्रोल रूम में पुलिस विभाग द्वारा 2 दिवसीय सेमिनार का किया गया आयोजन।
रीवा पुलिस कंट्रोल रूम में समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर 2 दिवसीय रेंज स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जिलों के थाना प्रभारी व अनुसंधान अधिकारियों को बुलाया गया था, जिसमें उप पुलिस महानिरीक्षक अनिल कुशवाहा ने उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को कमजोर वर्ग के प्रति संवेदनशीलता से व्यवहार करने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता करने के संबंध में जानकारी दी। SC/ST एक्ट में अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी से करवाया जाए जो पुलिस अधीक्षक के समकक्ष हो। अन्वेषण के दौरान 60 दिनों में गिरफ्तार कर 30 दिनों के अंदर किया जाना आवश्यक है। इस अधिनियम के अंतर्गत की गई कमियों में फरियादी का जाति प्रमाण पत्र SDM द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। जाति की सत्यता आसपास के लोगों के बयान के माध्यम से की जानी चाहिए। वहीं कार्यक्रम में मौजूद पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले विभाग से पुलिस का अच्छा समन्वय होना चाहिए ताकि जल्द से जल्द जाति प्रमाण पत्र बन सके। वहीं बैंक अधिकारी से समन्वय कर जल्द से जल्द खाता खुलवाया जाना चाहिए ताकि राहत राशि फरियादी के खाते में जल्दी मिल सके। साथ ही अत्याचरण अधिनियम 1989 के नवीन अध्यादेश विशेष प्रावधान साक्ष्य विधान पूर्व अधिनियम में भिन्नता की जानकारी दी। साथ ही अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरणों की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवेचना में रहने वाली उन कमियों के बारे में जानकारी दी जिसका लाभ बचाव पक्ष को मिलता है। और भी बहुत सारी जानकारियां सेमिनार के दौरान दी गई। क्या बोलते हैं, ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से ये रहता है जो हमें पुलिस की तरफ से किया जाता है। समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर ये सेमिनार आयोजित किया जाए, जिसमें ज़िले के समस्त कई थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर और हर स्तर के अधिकारी बुलाए गए हैं। उद्देश्य ये है कि जो कमज़ोर है समाज में, अभी भी हमारा सामाजिक तौर पर कई जातियाँ कई धर्म के उसमें लोग जो हैं कमज़ोर हैं और यहाँ तक महिलाएं और वृद्ध भी कमज़ोर में ही आएंगे। जो है ये जब हमारे थानों में पहुँचते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार हो, किस तरह से उनकी समस्या को सुना जाए, उसके प्रति हमारे हर स्टाफ में सिपाही से लेकर के ऊपर तक इस लेवल की सेंसिटिविटी डेवलप की जाए, इस लेवल की संवेदनशीलता डेवलप की कि उसको खाना आने में उसको महसूस हो कि हमने जिस उद्देश्य से आया तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति हुई और उसका हर न्याय मिला। उसी तरतब में ये 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें हम इनको एक मूवी भी दिखाएंगे, दाबुल मूवी, जिसमें कि ये दिखाएंगे कि किस तरह से समाज के जो निचले तबके के साथ अत्याचार होता रहा और पुलिस ने फिर क्या कार्रवाई की और क्या होना चाहिए, इस पर भी हम सेमिनार में अपने जो है पुलिस की नाकामी से 4 दिन बाद इतनी गंभीर घटना का रजिस्टर कराई थी और थानेदार को सस्पेंड करो तो फिर मेरे पास भी फोन आए तो मैंने पूरी हालात सरकारी बैंकों को निजीकरण किया जाना है, जिसका विरोध करते हुए बैंक कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल शुरू की। साथ ही मांग की है कि अगर अमल नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। निजीकरण का विरोध करते हुए रीवा के राष्ट्रीय बैंकों के कर्मचारी व अधिकारी राष्ट्रीय आह्वान पर 2 दिनों की काम बंद हड़ताल पर हैं। बैंकों के सारे कामकाज बंद करके नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन करते देखे गए। उनका कहना है कि देश के विकास में बैंकों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। निजीकरण होने से बैंक अपने लाभार्जन में जुट जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि अभी 2 दिन 15 और 16 मार्च को काम बंद कर हड़ताल से शासन को चिताया गया है। यदि निजीकरण पर सरकार अड़ी रहती है तो सभी अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को मजबूर होंगे। आप खुद सुनिए स्ट्राइक कर रहे पदाधिकारियों से रीवा संवाददाता अमित पांडे ने बात की। ये 2 दिवसीय हड़ताल है, 15 मार्च और 16 मार्च की। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकर्स यूनियन के आह्वान पर ये 2 दिवसीय हड़ताल की गई है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि सरकार द्वारा अभी बजट में वित्त मंत्री द्वारा ये कहा गया कि वो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स में डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, उनका निजीकरण करने का उनका ऐसा उनकी तरफ से मंशा जाहिर की गई है, जिसके विरोध में ये हड़ताल यूएफबीयू द्वारा यूनाइटेड फोरम बैंकर्स यूनियन द्वारा आह्वान किया गया है, जिसमें सभी 9 घटक दल सभी सरकारी बैंकों की यूनियन सम्मिलित हैं और यही हमारा मेन मुद्दा है आज हड़ताल। इन 2 दिनों में बात नहीं बनती तो आगे क्या? निश्चित रूप से इसका विरोध और जोर शोर से किया जाएगा और आगे क्रमबद्ध तरीके से जो भी यूएफबीयू द्वारा आह्वान किया जाएगा जिस प्रकार से भी, उसी क्रम में हम इसको हड़ताल को आगे ले जाएंगे, क्योंकि ये जो उद्देश्य इसका समझना ये है हमें कि ये जनता विरोधी है। क्योंकि आज के 52 वर्ष पहले जब
राष्ट्रीयकरण किया गया था सभी सरकारी बैंकों का प्राइवेट हाथों से हटा के, तो यही उद्देश्य था कि जनता को हम बैंक सौंप रहे हैं, जनता के हितों के लिए, सामाजिक हितों के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। आप जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे इस समय, ये पुल खड़े हैं, ये और तमाम चीज़ें हैं, ये सब सरकारी बैंकों के कंसोर्टियम एडवांस जो किए गए हैं उससे हुआ है। ये प्राइवेट बैंकों का इसमें बहुत कम रोल है, न्यूनतम के बराबर रोल है। इस समय चलने वाली जो छोटी योजनाएं हैं, 10,000 रुपये की अभी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो या सीएम स्ट्रीट वेंडर मध्य प्रदेश में चलता है, इस तरह की जो भी योजनाएं हैं वो सब सबसे ज़्यादा, अगर आप डेटा भी आप उठा के देखें पिछले 1 वर्ष में, तो सबसे ज़्यादा वो सरकारी बैंकों ने उसका किया है क्रियान्वयन। लेकिन अगर प्राइवेट हाथों में जाता है, आप उनका डेटा देख सकते हैं, तो वो गरीब जनता, जो आम जनता है, अपने मिनिमम बैलेंस, 0 बैलेंस के अकाउंट्स हैं, 500 रुपये के अकाउंट है यहाँ, और अन्य बैंकों में अलग अलग तरीके के चार्जेस होते हैं, यहाँ सरकारी बैंकों में वेव्ड होते हैं। इस तरह के कई नुकसान उनको झेलने पड़ेंगे, इसलिए इसी के विरोध में ये हमारा प्रदर्शन है और ये हड़ताल भी इसी क्रम में की जा रही है। 15 और 16 मार्च की हड़ताल है, देशव्यापी हड़ताल है, जिसमें केंद्र सरकार के बैंकों के निजीकरण के संबंध में, निजीकरण के नीतियों के विरोध में और ग्रामीण बैंक का होल्डिंग कंपनी बनाने के विरोध में हम सभी बैंकर भाई बहन सरकार की नीतियों के खिलाफ रोड पे उतरे हुए हैं और अपना आक्रोश केंद्र सरकार तक पहुंचाने वाले हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ये केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार बैंकों का निजीकरण कर प्राइवेट के हाथों में डालना चाहती है, जिससे कि हमारे देश की जो अभी संस्था है, जो सरकारी संस्था है, वो प्राइवेट संस्थाओं के हाथ में चली जाएगी, जिसका नतीजा, इसका जो परिणाम होगा, दुष्परिणाम जो होगा, वो हमारे देश की जनता पे आने वाला। आज आपने देखा है कि निजीकरण का सबसे जीता जागता उदाहरण आया हरियाणा गवर्नमेंट के। जैसे सरकार ने घोषणा की कि हम सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपना चाहते हैं, हरियाणा सरकार के द्वारा ये एक अनाउंसमेंट किया गया कि हरियाणा के अंतर्गत जो भी निजी कंपनियां काम कर रही है, वहाँ पे काम करने वाले जो एम्प्लॉई हैं वो हरियाणा क्षेत्र के होंगे, हरियाणा राज्य के होंगे, बाहर के राज्य के नहीं होंगे। 75% पॉपुलेशन के एम्प्लॉई जो होगा उस लोकल स्टेट का। इससे ये संघीय ढांचा जो हमारे देश की जो संघीय ढांचा पे है उस पर आक्रोश जताया गया है, उसके खिलाफ जाता है, क्योंकि अगर आप संघीय ढांचा को जीवित नहीं रख सकते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये हमारे संघीय ढांचा की हत्या है। अगर आप किसी दूसरे राज्य के लोगों को, आप जानते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्र मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यहाँ पे इंडस्ट्री की उतनी सारी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो लोग पलायन करते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ से पलायन करके ऐसे राज्यों में जाते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री है। लेकिन अगर ऐसी नीतियों का पुरजोर से गवर्नमेंट की तरफ समर्थन किया जाएगा, जबरदस्ती लागू की जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ता जा रहा है, आप जानते हैं हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज वो 45% के आसपास चला गया है, वो और भी बढ़ता जाएगा। लोगों को ये सरकार रोजगार दे नहीं पा रही है, जो पहले से रोजगार में है उसका रोजगार छीनने की कोशिश की जा रही है। अगर आप सरकारी संस्था में काम कर रहे लोग हैं, आज आपने देखा जब भी इस देश पे संकट पैदा हुआ है, हमारे बैंकर भाई बहन अपनी जान को जोखिम में डाल के देश की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। अभी जीता जागता उदाहरण हमारा कोरोना है। कोरोना काल में जब सारे निजी बैंक, निजी संस्थाएं अपने घर में आराम कर रही थी, हमारे बैंकर भाई अपने जान को, जिंदगी को दांव पे लगा के देश की सेवा में लगे हुए थे। न जाने कितने भाई बहन हमारे साथ चले गए। वित्त मंत्री होश में आओ, अरे वित्त मंत्री होश में आओ। मुर्दाबाद, अरे हम अपना अधिकार मानते, हम अपना अधिकार मानते। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जनता को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहर में नहाने गई 2 बच्चियों की नहर में डूबने से मौत हो गई। रीवा के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत नवागांव निवासी 3 नाबालिग बच्चियां, जिनकी लगभग 14 से 15 वर्ष के बीच आयु होगी, बीते दिवस घर से कुछ दूरी पर स्थित नहर में नहाने के लिए गई। जैसे ही अंचल व रोहिणी नामक बच्चियां नहर में नहाने के लिए उतरी तो बहाव तेज होने के चलते पानी में बहने लगी। तीसरी बच्ची भी साथ गई थी, लेकिन उसे बहता हुआ देख हो हल्ला कर गांव के लोगों को बुलाया गया तो पानी में कूदकर स्थानीय रहवासियों ने दोनों को ढूंढकर पानी से बाहर निकाला। तब तक दोनों बच्चियों की मौत हो चुकी थी। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने पंचनामा उपरांत शवों को पीएम हेतु संजय गांधी अस्पताल में भिजवा दिया है। इस संबंध में मृत बच्चियों के परिजनों से रीवा 24 ने बात की। ये नहाने गई थी सर, हम लोग नहीं थे घर में। कौन कौन गया था? नहाने कौन कौन गया था? 3 लड़की थी। हाँ। 2 बड़ी, रोहिणी और आंचल, एक लड़की और थी मामा की। इसे तैरते नहीं बनता था क्या? नहीं। कब की घटना है ये? ये 12-1 बजे की।
हम चले गए थे बाहर काम करे, तो हम फ़ोन गए यहाँ से, वहाँ से लौट आए तो हम पता पाए यहाँ, तब आए हाँ 3 ही बच्चे गए थे। 2 डूब गए इसमें। जी एक तीसरी ने बताया होगा। हाँ। छोटी वाली क्या नाम था तीसरी का? देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बघेली भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की मांग करते हुए बघेली कलाकार अविनाश तिवारी ने विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। विंध्य क्षेत्र के जाने माने बघेली कलाकार अविनाश तिवारी मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से सौजन्य मुलाकात करते हुए उन्हें बधाई दी एवं बघेली भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन करने पर व राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने व प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रचार प्रसार कर भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी समेत अन्य भाषाओं के स्तर पर लाने हेतु आवश्यक कदम उठाने की मांग ज्ञापन के माध्यम से की है। महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव की 98वीं जयंती अवसर पर भव्य संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। रीवा रियासत के बांधवेश महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव की 98वीं जयंती अवसर पर महाराजा की प्रतिमा में माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहीं स्वर्गीय मार्तंड सिंह जूदेव की शताब्दी जयंती वर्ष को समारोह पूर्वक मनाने हेतु वर्तमान रीवा रियासत के महाराजा पुष्पराज सिंह द्वारा गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर में महाराजा मार्तंड सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की चर्चा पर सहमति बनाई गई है। महाराजा मार्तंड सिंह के शताब्दी वर्ष मार्च 2023 में हो रहे हैं, जिसे भव्य एवं दिव्य रूप व यादगार बनाने की तैयारी व्यवस्था के विषय में चर्चा हुई। वहीं 98वीं जयंती अवसर पर संगोष्ठी पर उपस्थित गीतकारों को सम्मानित भी किया गया। आज जो 98th जयंती मना रहे हैं उसमें हम ये कल्पना कर रहे हैं कि जब 100वीं वर्षगांठ हम मनाएंगे और जयंती मनाएंगे तो उसका प्रारूप क्या रहेगा, कौन आएंगे, किसको बुलाया जाए, क्या करा जाए। उसमें एक बहुत बड़ा सुझाव और बड़ा मुखर सुझाव उभर के आया है, वो है उनकी मूर्ति का। ये शर्मनाक स्थिति है। मैं किसी सरकार के ऊपर कोई दोष नहीं डाल रहा हूँ, किसी के ऊपर नहीं डाल रहा हूँ। हम मानते हैं कि कहीं हम लोगों की सबकी कमजोरी है, जिसके कारण एक ऐसे पुरुष की मूर्ति नहीं लगी है। और ये गुस्सा या ये क्षोभ जो है काफ़ी स्वाभाविक भी है कि जिसने सब कुछ अपना दे दिया, पूरा राज्य संपत्ति के साथ देने वाले एकमात्र महाराजा रीवा थे, स्वर्गीय महाराज मार्तंड सिंह, और किसी ने इस प्रकार का दान नहीं दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आह्वान पर जब विलय हुआ और ये सब सारी स्थितियां निर्मित हुई तो इन्होंने सब कुछ अपना दे दिया। तो क्या इतना भी हमारा हक नहीं बनता है या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि हम उनकी मूर्ति के बारे में मुखरता पूर्वक बात न करें और जो भी सरकार है उसको बाध्य न करें कि ये कार्य करे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें, केवल मूर्ति तक हम सीमित नहीं हैं। मूर्ति उसका एक बहुत मुखर मैटर है, एक जो बात कही गई है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये जयंती मनाई जाए।
महामहिम राष्ट्रपति जी को बुलाया जाए, उपराष्ट्रपति जी को बुलाया जाए, शंकराचार्य को बुलाया जाए, किसको बुलाया जाए, जो ये हम कह सकते हैं कि महाराज साहब का जो स्टेटस था, जो उनका स्तर था, उससे कहीं ना कहीं वो तुलना ले सके। इससे कह रहा हूँ कि प्रतिमा इस पूरे कार्यक्रम का एक बहुत मुखर मुद्दा है। हम ये निर्णय नहीं लेंगे कि इस जगह लगाई जाए और उस जगह लगाई जाए, ना हम उस विवाद में पड़ेंगे। ये सरकार का काम है, ये सरकार तय करे कि वो कहाँ हमको जगह देगी, क्या होगा, उनको करना चाहिए। हम इस बात को निश्चित रूप से तय कर रहे हैं कि मूर्ति लगाई जाए, एक समय सीमा पे लगाई जाए, अन्यथा लोगों का आक्रोश बढ़ सकता है और वो सरकारी कार्यक्रम या कोई भी सरकारी नुमाइंदे के आने जाने में भी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। महाराज साहब की प्रतिमा लगने में इतनी देरी हुई रीवा में, उसकी वजह ये सरकार जाने, क्योंकि उसके बीच में दो सरकारें आई गई, सब कहीं ना कहीं से दोष के कटघरे में हैं। हाँ, एक बात मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा कि जो हमारा व्हाइट टाइगर सफारी है, वो तत्काल हमारे कहने पे और सिरमौर विधायक के कहने पे माननीय शिवराज सिंह जी ने उसको वहाँ पर डिक्लेयर करा। ये हुआ तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ हुई और मैं मानता हूँ कि ये सरकार में अगर हम बात करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, तो वो भी इस बात को माने। उपरहटी और किले के जहाँ महामृत्युंजय का वास है, विराजमान है, वहाँ मैं पैदा हुई और बचपन मेरा सारा किला के ही प्रांगण में बीता है। मैं छोटे से ही सुबह शाम महामृत्युंजय के दर्शन के लिए हमेशा आती हूँ और आती रहूँगी जब तक मेरा जीवन है। और जब भी मैं छोटी यहाँ आती थी, देखती थी महाराज साहब बैठे रहते थे। हम लोग आकर के बच्चों की तरह उनसे थोड़ा बहुत बोलते थे, कहते थे, लेकिन उनकी मुस्कुराहट मुझे आज भी नहीं भूलती है कि वो इतने प्यार से हम लोगों को देखते थे और बोलते थे, अरे आयो बेटा, आओ बेटा। तो ऐसा समय और ऐसे महाराज, उनको कोई भुला नहीं सकता है। जनता चारों धाम करके आती थी, लेकिन जब तक महाराज का दर्शन नहीं हो जाता था, चाहे एक दिन हो चाहे 2 दिन हो, लेकिन वो जाती नहीं थी, क्योंकि वो कहते थे कि मेरा चारों धाम अभी पूरा नहीं हुआ है। और मैं उसी पार्टी को लेकर के हमेशा सोचती थी कि हमारे यहाँ महाराजा साहब शायद उसको चलाएं, लेकिन कुछ कारण बस ऐसा समय आया कि उस तरफ ध्यान नहीं दिए, या जो भी कहिए। अभी हमारे राकेश भाई साहब ने कहा कि मांगा जाता है, पहल नहीं की गई। बोलेरो की लूट करने वाला एक आरोपी वाहन सहित गिरफ्तार किया गया है, वहीं 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जिला सीधी निवासी यमाहा के रहने वाले सुरेंद्र द्विवेदी ने लौर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई कि 13 मार्च को अपनी बोलेरो क्रमांक MP54T0187 से बुकिंग लेकर रीवा के लौर थाना अंतर्गत सीतापुर आया था। सवारियों को उनके गंतव्य पहुंचाने के बाद लौटकर एक जगह वाहन को खड़ा कर चाय पीने लगा। तभी 3 की संख्या में आरोपी आए और मारपीट करते हुए बोलेरो की चाबी छीनकर बोलेरो लेकर फरार हो गए, जिसको पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए मामले की विवेचना की तो पाया गया कि सीतापुर के छोटे मुसलमान ईमान अली व बाबू मुसलमान द्वारा बोलेरो लूटी गई है, जिस पर लौर पुलिस आरोपी व गाड़ी की तलाश में जुट गई और एक आरोपी को वाहन सहित गिरफ्तार किया। वहीं 2 आरोपी फरार बताए गए हैं। इस घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने खुलासे के दौरान दी। हाँ, लौर थाना क्षेत्र के सीतापुर गांव में लूटपाट की घटना घटी थी। एक सुखेंद्र नाम का वाहन चालक था, जो एक गाड़ी से कुछ मुस्लिम परिवार को कवरजी से यहाँ सीतापुर लाया था। तो वैवाहिक प्रोग्राम था, उस संबंध में बहू को विदायदा करके लेके आए थे। सीतापुर पहुँच के जब उसने अपनी सवारियों को छोड़ दिया और उसके बाद छोड़ के सवारियों को चाय नाश्ता करने के लिए होटल पर पहुँचा था, वहीं सीतापुर के ही 3 लड़के आए, उस ड्राइवर के साथ मारपीट की और उसकी बोलेरो को छुड़ा के उससे भाग गए थे। पुलिस को जब खबर मिली तो पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद पुलिस के द्वारा पतासाजी की गई, तो पुलिस के द्वारा एक आरोपी को, जिसका नाम छोटे उर्फ साबरिन है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से बोलेरो गिरफ्तार कर ली गई। शेष 2 आरोपियों की तलाश जारी है। और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। 42,50,000 की धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को रीवा पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। उप पुलिस महानिरीक्षक की उपस्थिति में 2 दिवसीय सेमिनार का किया गया आयोजन। 2 बच्चियों की नहर में डूबने से हुई मौत और निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों की 2 दिवसीय काम बंद हड़ताल शुरू। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।